है और 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। फॉर्मेट के मुताबिक हम चलने की कोशिश करेंगे। पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर चलेंगे और उसके बाद तमाम तर तफसीलात मुल्क के अंदर जो अलग अलग खबरें आ रही हैं उनके आपके सामने अगले 1 घंटे के दौरान रखेंगे। आखिरी 20 मिनट आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। मुख्तलिफ सर्वे हैं, मुल्क की सतह पर होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जिक्र भी इनमें हुआ है। कुछ तालीम के हवाले से हैं, कुछ स्टडीज सामने आई हैं जंगलात के हवाले से, और महकमा जंगलात की 2 अहम खबरें आपको बताएंगे जहां पर परेशानी विद इन द यूनियन टेरिटरी और आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी कौमी सतह पर भी आप देखेंगे तो एक बड़ी परेशानी का सबब एक मसला जो बना है उस पर बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में कोविड-19 पर भी हमारी नजर रहेगी, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 25 दिनों के बाद एक बार फिर 4 मजीद मरीजों की मौत हुई है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड से शरह अमवात में पिछले कुछ रोज में अचानक इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि कल शाम तक कोई मौत नहीं हुई थी सरकारी बुलेटिन में जो बताया गया था, लेकिन रात के चंद घंटों के दौरान ही 4 मजीद कोरोना वायरस से डेथ्स हुई हैं, जिसने एक बार फिर माहिरीन की तशवीश में भी इजाफा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मीटिंग भी हुई है, क्या कुछ हिदायत वहां पर रही हैं। इसके साथ साथ कोविड की जब बात होगी तो आलमी सतह पर जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है जनूबी अफ्रीका के अंदर बिलखुसूस, वो किस तरीके से खेल की सरगर्मियां मुतासिर हिंदुस्तान के अंदर भी कर सकता है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। WHO के हवाले से बात करेंगे और एक बड़ा बयान जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सामने आया है, जिसमें उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कुछ मामलात पर, चूंकि यौम आइन के मौके पर वो खिताब कर रहे थे। इसके अलावा श्रीनगर शारजा फ्लाइट के हवाले से बात करेंगे, चूंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा इस पर बातचीत चल रही है और सरकार की तरफ से किश्तवाड़ से लद्दाख जाने वाली एक अहम सड़क के लिए जब मंजूरी दी गई, यानी खुद मरकजी वजीर डोडा के दौरे पर थे, वहां अनाउंसमेंट हुई थी और उसके बाद लोगों की इस पर राय और इस सड़क के बनने से क्या कुछ फायदे हैं, स्ट्रेटेजिकल एतबार से, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में आपको उन नौजवानों की भी आवाज सुनाएंगे जो बॉर्डर बटालियन में, जेके बॉर्डर बटालियन के अंदर, जिनने तमाम दीगर लवाजमात पूरी कर ली हैं, लेकिन अब फिजिकल टेस्ट का इंतजार, फिजिकल हो चुका है, तहरीरी जो उनको टेस्ट देना है, रिटर्न का उन्हें इंतजार है। और दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर भी पिछले 2 सालों से जो भर्तियां होनी थी वो नहीं हो सकी। दीगर कुछ मामलात भी हैं, मौजूआत हैं, जिन पर एक एक करके आपके पास आएंगे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा आप हमारे साथ रहेंगे। आप वेबसाइट पर भी हमारी खबरें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर हमारे साथ रहिएगा, साथ ही दीगर समाजी राब्ता साइटों पर भी हम कोशिश करेंगे अपडेट करने की। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ ही गौहर कुछ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया गौहर। प्रोग्राम का आगाज गौहर करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। शुक्रिया आसिफ। तो प्रोग्राम की शुरुआत में तारीख में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएं कि यानी कि आज 27 नवंबर है और आज के दिन मुल्क या आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। और आज ही के दिन 1095 पूपर बिन दोम ने पहली सली जंग की तबलीग की है और 1912 में आज ही के दिन अल्बानिया ने कौमी परचम अपनाया है। और आज ही के दिन 27 नवंबर 1807 में पुर्तगाल के शाही खानदान ने नेपोलियन की फौज के खिलाफ से लिस्बन छोड़ा था और 1815 में पोलैंड की बादशाही ने आईन अपनाया था। वो आज ही का दिन था 27 नवंबर, आज ही के दिन 1815। और आज ही के दिन साल 2008 में भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म विश्वनाथ प्रताप सिंह का इंतकाल हुआ है। और आज ही के दिन 1895 में नोबल इनाम अल्फ्रेड नोबल की वसीयत के मुताबिक कायम किया गया है। और आज ही के दिन साल 2011 में मशहूर भारतीय क्लासिकल मौसीकार सुल्तान खान का इंतकाल हुआ है। और आज ही के दिन 1971 में सोवियत रूस के मार्स ऑर्बिटर के जरिए मरीख पर उतरा है, वो आज ही का दिन था। तो एक ही तारीख में कुछ अहम वाक़ात जो हमने आपके सामने रखी हैं। हम बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए शुरुआत वबाई मर्ज कोविड-19 से, लेकिन एक और वेरिएंट इस वक्त दुनिया में बाइसे तशवीश बन रहा है, जरा बात उस पर करते हैं। और जनूबी अफ्रीका के अंदर अचानक से केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, जिस पर आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया और इस नए वायरस को एक बार फिर नया नाम दे दिया गया। तशवीश का इजहार मुसलसल तो इस पर किया जा रहा, लेकिन ओमिक्रॉन इस नए वायरस को WHO ने नाम दिया है। और ये वायरस हिंदुस्तान तक भी या सेंट्रल एशिया की तरह अब यूरोप के अंदर कुछ केसेस जहां पर सामने आए हैं इस वायरस के, जनूबी अफ्रीका से माना जाता है कि एक बस्ती से इसका आगाज हुआ और अब हिंदुस्तान या जनूबी एशिया के बाकी ममालिक के अंदर भी दस्तक दे सकता है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट
कोविड के मुकाबले इतनी तेजी के साथ अगरचे नहीं फैलता, मगर पैनिक ना होने के साथ साथ इस पर एहतियात बरतने की भी ताकीद आलमी इदारा सेहत की जानिब से की गई है। वहीं भारत के अंदर इस कोविड का अगर एक भी केस आ गया तो वो परेशानी का सबब पूरे मुल्क के लिए बन सकता है। पॉपुलेशन बेस जब आप देखते हैं, इस पर माहिरीन को थोड़ी सी तशवीश है। दूसरी बात यह कि डॉक्टर गगनदीप कांग, जो कि कोविड के दौरान उस टीम का हिस्सा रहे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलसल सरकार तक अपनी सिफारिशात पहुंचाती रही, वो ये मानते हैं कि डबल डोज वैक्सीनेशन जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए ताकि इस नए वेरिएंट से पहले ही तमाम लोग वैक्सीनेट हो जाएं। दूसरी बात, जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है SARS-CoV-2 वायरस एवोल्यूशन TAGVE का, यानी WHO का आलमी इदारा सेहत, जिसका ये ग्रुप मुसलसल मॉनिटर कर रहा है सारी सूरत हाल को, उसका ये मानना है कि 26 नवंबर से आज के दिन में जहां एक बार फिर सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी पिछले 24 घंटे आप देखेंगे तो जनूबी अफ्रीका में सबसे ज्यादा केसेस इन 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं और 24 तारीख के बाद सबसे ज्यादा केसेस में राइज देखा गया है। WHO की तरफ से यह पॉइंट आउट किया गया है एकदम से इन्फेक्शन में इंक्रीज होना और वेरिएंट का उन हिस्सों के अंदर ज्यादा फैलना जहां पर आबादी कम थी जनूबी अफ्रीका के अंदर। इससे इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि जिन ममालिक की आज के वक्त में वैक्सीनेशन पूरी नहीं है और आबादी का तनासुब वहां पर ज्यादा है, तो इस बात से भी आप अंदाजा लगाइएगा कि सूरत-ए-हाल कितनी खराब हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के चूंकि कल भी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था, जो HIV एड्स से मुतासरा मरीज हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा ये वायरस अपना शिकार बना रहा है। इस पर एहतियात बरतने की पहले से ही ताकीद की जा रही है, लेकिन सभी जो प्रोविंसेस हैं जनूबी अफ्रीका के, हर जगह से कोविड-19 ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं और इस पर आलमी इदारा सेहत की तरफ से अब हिंदुस्तान के अंदर भी इस पर एहतियात बरतने की अपील की गई है। जी हाँ, जहां साउथ अफ्रीका के अंदर, जनूबी अफ्रीका के अंदर नया वेरिएंट आया है, उसके साथ ही अगर हम साउथ अफ्रीका की एक और बात करेंगे तो क्रिकेट भी मुतासिर हो सकता है। बिल्कुल, बात जरा आप उन टीमों के हवाले से करते हैं जो जनूबी अफ्रीका जाती हैं खेलने के लिए या जिनको जाना है तय शेड्यूल के मुताबिक। जनूबी अफ्रीका का दौरा 3 टेस्ट, T20 और वनडे मुकाबलों के लिए भारतीय टीम को जाना था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के अंदर इस नए वेरिएंट ने कहर बरपाया है और टीम इंडिया के दौरे से कबल मुश्किलें बढ़ सकती हैं, दौरा मुलतवी भी हो सकता है। दूसरी तरफ इंडिया ए, जो इस वक्त पहला 4 रोजा टेस्ट मैच वहां खेल रही थी, जिसका आखिरी दिन था, लेकिन इन सब के बीच में अब फैसला ये लिया जा सकता है कि ये फिलहाल सीरीज यहीं खत्म की जा सकती। किसी तरह का खतरा BCCI यहां नहीं लेना चाहती, लेकिन नीदरलैंड भी इस वक्त जनूबी अफ्रीका के दौरे पर है। मैच जहां पर सेंचुरियन में चल रहा था और उस मैच को हालांकि कोई रिजल्ट नहीं आया, बारिश की वजह से भी मैच रुका, लेकिन क्या कोविड भी इन सीरीज को रोकने में कामयाब होगा? ये बड़ी बात है, बड़ा सवाल है जिस पर WHO भी मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ते में है। इस वक्त तकरीबन 1 हफ्ता बाकी रह गया है। भारत अपने 2 टेस्ट मैचेस यहां पर खेलने के बाद, न्यूजीलैंड से सीरीज खत्म करने के बाद 3 टेस्ट मैच, बाकी जो वनडे और T20 खेलने हैं उसके लिए जनूबी अफ्रीका के दौरे पर जाएगा और जनवरी के आखिर तक ये दौरा खत्म होना था। लेकिन इसी पीरियड के दौरान अचानक से कोविड-19 के केसेस बढ़ना, अचानक से ओमिक्रॉन नाम के नए वेरिएंट का आना, जो मुसलसल जनूबी अफ्रीका के लोगों को अपना शिकार तमाम प्रोविंसेस के अंदर बना रहा है, दौरा मंसूख भी किया जा सकता है। इस पर गौर किया जा रहा है और आज एक अहम मीटिंग जहां पर नीदरलैंड के हुकाम की क्रिकेट साउथ अफ्रीका के ऑफिशियल्स के साथ है, जिसके बाद वो ये फैसला लेंगे कि जो इस वक्त सीरीज वहां चल रही है नीदरलैंड बनाम जनूबी अफ्रीका, क्या वो जारी रहेगी या नहीं। लेकिन अगर वो मुलतवी होती है तो दैट मीन्स इंडिया ए टीम का जो टूर है वो भी कैंसिल हो सकता है। चलिए, तो ये थी कोविड के हवाले से खबर। अब बढ़ते हैं आगे, बात अब करेंगे डॉक्टरों के हवाले से। आज मुल्क गिर में डॉक्टरों, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है। मुल्क की हड़ताल, OPD खदमात बंद करो, आज से हड़ताल शुरू, ये डॉक्टरों की कॉल है। डॉक्टरों का कहना है कि नीट काउंसिल में ताकीर के खिलाफ डॉक्टरों ने नाराजगी और बरहमी का इजहार किया और 8 लाख सालाना आमदनी का मयार मुतयन करने पर भी डॉक्टरों ने नाराजगी का इजहार किया है। जहां नीट और PG के हवाले से उन्होंने नीट काउंसिल में ताकीर करने को लेकर एहतजाज, मुल्कगीर एहतजाज शुरू किया है और आज से बाज़ाब्ता तौर पर रेजिडेंट डॉक्टरों की मुल्कगीर हड़ताल शुरू हो गई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से एहतजाज पर जाएंगे और ये कितने दिन हड़ताल चलेगी, हालांकि शुरुआती दिन बता दिया गया, लेकिन इसके बाद कितने दिन तक चलने वाली है इसके मुतालिक कोई जानकारी अभी तक नहीं है। चूंकि परेशानी ये है कि जो मुल्क के अंदर नीट के बाद, नीट के हवाले से काउंसलिंग होनी थी,
वो नहीं हुई है। इस अमल में ताखीर हो रही है और कोविड का हवाला बार बार सरकार की तरफ से दिया जाता रहा है, जिस पर नाराजगी काफी ज्यादा है और इसलिए आज से ये सभी ओपीडी खिदमात जो है पूरे मुल्क के अंदर बंद करके जो एसोसिएशन है पूरी उसने बंद का ऐलान कर दिया है। उसके हिसाब से आज के दिन में ये स्ट्राइक शुरू होगी और कितने दिन चलेगी ये भी बड़ी बात होगी। दूसरी बात कॉल ये है कि मरकजी सरकार को आगाह किया जाए। एक तो काउंसलिंग जो है नीट पीजी मेडिकल कोर्सेज के लिए वो पोस्टपोन करने की सरकार ने जो तैयारी की है उसको वापस लिया जाए, ये मुतालबा हो रहा है। और कल ही अदालत उज़्मा के अंदर जब इस पर नीट पीजी मेडिकल कोर्सेज का जो काउंसलिंग का अमल था वो कहां तक पहुंचा, इस हवाले से सवाल सरकार से पूछा गया था, तो उस पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से, जो उन्होंने कहा है कि 4 हफ्तों तक इसे फिलहाल मुलतवी किया जाएगा। ये सरकार के पास प्लानिंग है। दूसरा, जो एनुअल इनकम क्राइटेरिया रखा है वो 8 लाख तक का रखा है, उसके खिलाफ भी मांग हो रही है कि उसको कम किया जाए, क्योंकि जो मुआशी तौर कमजोर जो उम्मीदवार हैं या डॉक्टर्स हैं डॉक्टरी के इस मेडिकल कोर्सेज के लिए वो जाना चाह रहे हैं, उनको यहां पर छूट मिलनी चाहिए। एक तो ये मुतालबा हो रहा है और दूसरी बात ये कि काउंसलिंग के लिए जो 4 मजीद हफ्ते सरकार लेना चाह रही है उसको फौरी तौर खत्म किया जाए। अभी तक 6 जनवरी 2022 तक जो कि अगली समाअत होनी है इस पूरे मामले पर, उससे पहले इस एसोसिएशन का मानना है कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो मेडिकल कोर्सेज के लिए जाएंगे लेकिन नीट काउंसलिंग से पहले ही वो जहनी तनाव का शिकार भी हो जाएंगे, जिसके लिए परेशानियां और बढ़ेंगी और नौजवान नस्ल इसमें अपनी जान भी गंवा सकती है। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि 6 जनवरी 2022 को जब तक समाप्त होगी उससे पहले आगे का जो लाएमल है ये तो बहुत ताखीर हो रही है उस हिसाब से, और इसीलिए रेजिडेंट डॉक्टर्स आज ओपीडीज बंद करके एसोसिएशन के बैनर तले हाथ से हाथ मिलाकर आज हड़ताल पर जा रहे हैं। लेकिन कितने दिन हड़ताल चलेगी ये साफ नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी करते हैं। चूंकि कोविड के बीच बैनुल-अक़वामी परवाजें काफी ज्यादा मनसूख या मुलतवी होने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा पिछले 2-2.5 सालों के दौरान, जब से कोविड काफी ज्यादा हुआ था। जहां कल सऊदी हुकूमत ने भारत, पाकिस्तान समेत उन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी जहां पर बैनुल-अक़वामी परवाजों को खुले तौर पर अब दोबारा से शुरू करने की या बहाली के लिए ऐलान कर दिया। वहीं 15 दिसंबर से भारत ने भी अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रिज्यूम करने के लिए ऐलान कर दिया है। और कोविड के सबब जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस वक्त जो पाबंदी आयद की गई थी, भारत सरकार ने उसको वापस ले लिया है। खास तौर से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और सऊदी अरब के साथ साथ थाईलैंड और श्रीलंका जाने वाली जो परवाजें होंगी उनमें 100% प्री कोविड कैपेसिटी, यानी कोविड से पहले जिस तरीके से लोग 100% मुसाफिर सफर करते थे वो उसी तरीके से जाएंगे, मगर गाइडलाइंस में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, ये साफ कर दिया है। अब जिस मुल्क के अंदर यानी अमेरिका हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, जिसके अंदर जितने केसेस होंगे उस हिसाब से भारत सरकार उसको अलाउड करेगी। यानी जो मुसाफिरों का हालांकि ऐलान तो कर दिया गया कि 100% के साथ वो जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, मगर बैनुल-अक़वामी परवाजों में कुल तादाद हर बार कितनी होगी ये तय इस बात पर होगा कि जिन ममालिक के लिए यहां से परवाजें रवाना हो रही हैं वहां पर कोविड-19 की सूरत हाल क्या है। वो सारी जो चीजें हैं, जो चाइना और हांगकांग के लिए सिर्फ फिलहाल फैसला बरकरार रहेगा कि 50% मुसाफिर ही जा पाएंगे। और एयर सर्विस पैक्ट जो है 109 ममालिक के साथ भारत का इस वक्त है, जिनमें फिलहाल चीन और हांगकांग जाने वाले जहां पर कोविड-19 के केसेस आज के वक्त में भी, चूंकि हांगकांग से भी 2 नए वेरिएंट के केसेस आए हैं, इसलिए 50% कैपेसिटी के साथ वहां पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। तो ये वो बड़ी खबर जो भारत से जुड़ी हुई थी और उन ममालिक से जहां पर बैनुल-अक़वामी परवाजें रिज्यूम होनी थी। अब बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल बड़ी तकरीब हुई, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट के हॉल के अंदर तकरीब हुई, लेकिन बात जरा चीफ जस्टिस की भी गौर। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना की जानिब से कल एक तकरीब के दौरान उन्होंने अदलिया पर जजों के हवाले से बात की है कि कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदलिया को किसी भी मकसद से होने वाले हमलों से बचाने की ज़रूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो यौम आइन के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद हो रही थी कल, वहाँ पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हमें अदलिया को किसी भी तरह के इरादे के साथ हमलों से बचाने की ज़रूरत है। हमें जजों और अदालती इदारों की हिफाजत करनी चाहिए। उन्होंने जस्टिस रमन्ना ने वकला पर भी जोर दिया कि वो बुजुर्गों का एहतराम करे और साथ ही साथ आला अफसरान का एहतराम करे, और बुजुर्गों के पास तजुर्बाती इल्म और हिकमत का ऐसा खजाना होता है जिससे वो जितनी भी किताबें पढ़ ले हासिल नहीं किया जा सकता।
और ये बयान उस वक्त सामने आया जब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और मुल्क के अंदर फिजिकली अब जजेस पर अटैक होने लगा है। इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आइन की खास बात यह है कि हमें बहस मुबाहिसे के लिए ये बाकायदा एक फ्रेमवर्क कवानीन के मुताबिक इजाजत देता है, इसलिए इस पर हमें फख्र महसूस करना चाहिए। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से जुडिशियल ऑफिसर्स को निशाना बनाया जा रहा है, जुडिशरी को मीडिया में प्रेजेंट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर खास तौर से प्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए अटैक्स मुसलसल बढ़ रहे हैं और ये स्पॉन्सर्ड और सिंक्रोनाइज्ड अटैक्स हैं। ये अल्फाज मुल्क के चीफ जस्टिस के हैं। और दूसरी, उन्होंने जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, सरकार के मातहत जो काम करती हैं, उन पर खुसूसन जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सख्त इकदाम किए जाएं जो आज के वक्त में अदलिया से जुड़े लोगों को, बिलखुसूस उन जजों को फिजिकली टारगेट करते हैं जो मुल्क के अंदर अहम फैसले भी सुनाते हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको इस बात को यकीनी बनाना होगा। और एक ये भी उम्मीद जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत पर भी जो जिम्मेदारी आयद होती है, हमें उम्मीद है कि वो एक बेहतर माहौल फराहम करेगी जहां पर अदलिया से जुड़े लोगों को भी किसी तरह के खतरात से बचना पड़े। इसलिए आज के वक्त में जो कुछ हो रहा है उस पर तशवीश का इजहार करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। आइन बहस के लिए एक फ्रेमवर्क की इजाजत तो देता है, लेकिन कुछ लोग जो आज भी, चाहे वो जस्टिस हों, चीफ जस्टिस हों, सभी लोगों को पहले मीडिया, फिर सोशल मीडिया और उसके बाद जब जमीन पे आ जाते हैं तो यहां पर फिजिकली अटैक्स भी होना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक खबर जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी, चूंकि इस पर भारत और पाकिस्तान दोबारा बातचीत कर सकते हैं और भारत की तरफ से गुज़श्ता दिनों दरख्वास्त भी की गई थी, हालांकि रिस्पॉन्स अभी तक भी दोबारा कोई नहीं आया है और मामला एक बार फिर श्रीनगर शारजा फ्लाइट का है, उस परवाज का है जो पाकिस्तानी हुदूद से निकलने वाली थी, शारजा तक जाने वाली थी। हालांकि इजाजत पाकिस्तान ने नहीं दी थी, मगर 23-24 अक्टूबर को जब वज़ीर दाखिला ने दोबारा इसको हरी झंडी दिखाई थी तो एक बार फिर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिला न मिलने के बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तान की मुतलका वजारत से रुजू किया है कि वो श्रीनगर से जाने वाली परवाज को शारजा जाने दे अपने फिजाई हुदूद से दाखिला लेने के बाद। हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर जवाब दिया कि पाकिस्तान के साथ फिर यह मामला उठाया गया है। इंतजार उन्हें इस बात का है कि पाकिस्तान इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो पड़ोसी मुल्क की जो सारी तफसीलात उन्हें फराहम की गई है कि फ्लाइट के लिए रास्ता मिलना चाहिए, पाकिस्तानी हुदूद से दाखिले की इजाज़त मिलनी चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान उम्मीद है कि रिएक्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वजारत खारजा के तर्जुमान की हो रही थी तो इसी में एक और जानकारी दी गई, वो भारत और रूस के हवाले से भी, चूंकि व्लादिमीर पुतिन जो सदर हैं रूस के, वो 6 तारीख को भारत दौरे पर आ रहे हैं। जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी सुनते हैं और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक। Relates to the visit of the Russian president for the next India-Russia annual summit on 6th November, 6th of December, beg your pardon. The president of the Russian Federation, His Excellency Mr. Vladimir Putin, will pay an official visit to New Delhi on 6th December 2021 for the 21st India-Russia annual summit with Prime Minister Shri Narendra Modi. The first meeting of the 2+2 dialogue between India and the Russian Federation at the level of foreign and defense ministers will be held in New Delhi on 6th December this year. Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will represent the Indian side in the dialogue. Russian Foreign Minister His Excellency Mr. Sergei Lavrov and the Russian Defense Minister His Excellency Mr. Sergei Shoigu will be visiting New Delhi on 5th and 6th of December for this 2+2 2+2 बातचीत होगी और रूस के सदर और भारतीय वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री भी यहाँ मौजूद रहेंगे, वज़ीर दिफा जनाब कहते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, बात कुछ सियासी सरगर्मियों की भी। हमारे साथ रहिएगा।